हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट को। आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट। एटीन 72। और ये इस एक्ट का आज लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन। इसके साथ साथ सेक्शन 1 से सेक्शन 3 तक आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये आपका, चाहे तो आप समझ लीजिए, किसी भी जुडिशरी के एग्ज़ाम में, किसी भी एपीओ के एग्ज़ाम में जिसमें एविडेंस आता हो, या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम में जिसमें एविडेंस एक्ट आता हो, उसमें सब में आपका बेनिफिशियल रहेगा। तो शुरू कर, अब जैसे कि आपका यूपी एपीओ आ रहा है, तो उसमें आपका ये सीधा सीधा 15 मार्क्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेंटर पॉइंट, इंडियन एविडेंस एक्ट। अब पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन गया, एक्ट नंबर क्या है? एक्ट नंबर है एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। 1872 में पास होने वाला पहले नंबर का एक्ट हो गया 1872। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 1872 के अंदर एक और एक्ट पास हुआ था जो कि एक्ट नंबर 9 था। वो कौन सा एक्ट था? तो वो था एक्ट नंबर 9, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये बातें ध्यान रहेंगी। अब पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्री कि एक्ट नंबर 1 है 1872 का। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अब मेरा जो तरीका होगा पढ़ाने का, वो आपका ऐसा होगा कि आपको जो है मेन मेन पॉइंट बताता हुआ चलूंगा हाथों हाथ। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब आपको हाथों हाथ डिस्कस करता हुआ चलूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रिलिमिनरी एज वेल। अब देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन आपसे पूछ सकता है कि कितने सेक्शन है एविडेंस कट के अंदर। तो है 167। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। कितने चैप्टरों में डिवाइड है? 11 चैप्टरों में डिवाइड है। कितने पार्ट हैं इसके? तो 3 पार्ट हैं इसके। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों बन गए। अब हम एक बार इसके पार्ट्स को देख लेते हैं। पार्ट 1 कहता है किसके बारे में? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में, जिसको भी हमने 2 भागों में बांट रखा है। पहला चैप्टर 1 और दूसरा चैप्टर 2। चैप्टर 1 हमारा होगा प्रिलिमिनरी पार्ट, जो कि अब बात करेगा सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। अगला पार्ट हमारा कहता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट चैप्टर 2 के बारे में, जो कि बात करेगा 5 से 55 तक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसी चैप्टर में से अधिकतर आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब ये हमने बात करी यहाँ पे पार्ट 1 की। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 की अगर हम बात करेंगे तो पार्ट 2 बात करता है किसकी? प्रूफ की। अब इसके कई सारे पार्ट्स हैं। अब पहला पार्ट बात करेगा चैप्टर 3 की, जो कि बात करेगा सेक्शन 56 से 58 तक, जो कि बात करेगा फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ये अभी हम जब आगे हमारी वीडियोस चलेंगे तब हम उसमें बताएंगे। अगला पार्ट है हमारा चैप्टर नंबर 4, जो कि बात करेगा 59 और 60 की, जो कि बात करता है एविडेंस, ओरल एविडेंस की। अगला पार्ट हमारा चैप्टर नंबर 5, जो कि बात करेगा 61 से लेकर 98 की, जो कि बात करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। अगला अब हमारा पार्ट आता है चैप्टर नंबर 6, जो कि बात करेगा सेक्शन 91 से 100 की, और जो कि बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस की। इसके बाद हमारा आता है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारा बात करता है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस की। अब एक बार हम देख लेते हैं, तो जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, वो हमारा बात करेगा 101 से लेकर 114A तक, बर्डन ऑफ प्रूफ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इसमें से आपका क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना होती है। चैप्टर नंबर 8 एस्टॉपल, 115 से लेकर 117 तक। चैप्टर नंबर 9 विटनेस के बारे में बात करेगा, 118 से लेकर 134 तक। इसमें से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं।
चैप्टर नंबर 10 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस 135 से लेकर 166 तक। और लास्ट है हमारा चैप्टर नंबर 11 सेक्शन नंबर 167। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो बस हमें इतना सा पढ़ना है, इसके अंदर ज़्यादा कोई इसमें बढ़ने वाली बात नहीं है। वैसे देखा जाए तो हमें चैप्टर 11 पढ़ने हैं, और सेक्शन वाइज देखा जाए तो हमें पढ़ने हैं सेक्शन 167। तो इसमें इतनी बोझ वाली बात अपने को नहीं दिखती है। अब हम देख लेते हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने ही चाहिए, और इसमें से एक नया क्वेश्चन आपका टपकेगा ही टपकेगा। देख लेते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ सकता है कि इस एक्ट का अनेक्टमेंट कब हुआ। तो इस एक्ट का अनेक्टमेंट अनेक्टमेंट मतलब जब इसके ऊपर साइन किए गए हों, साइन किए गए हों। डेट ऑफ एनेक्टमेंट वो होती है जब इसको अप्रूवल दी गई हो। तो डेट ऑफ एनेक्टमेंट है इसकी 15 मार्च 1872, डेट ऑफ एनेक्टमेंट। अब साइन कर दी, अच्छी बात है। अब इसको लागू भी तो करवाना है। लागू करवाने की तारीख 1 सितंबर 1872। ये आपको याद रखना है। आपके यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गए हैं। एक्ट नंबर 1 है 1872 का, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, किसने ड्राफ्ट किया था, इसको ड्राफ्ट किसने किया था। तो इसको ड्राफ्ट किया था मिस्टर जेम्स एफ स्टीफंस। ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये जो मैं बाउंड्री बना रहा हूँ, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट क्या आया, ट्विस्ट ये आया कि अब अगर हम किसी भी एक्ट को पढ़ते, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो एविडेंस हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे वो सीपीसी हो, या कुछ भी हो, अगर हम बात करें उसको 31 अक्टूबर 2019 से पहले, तो वो सभी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। क्या बोला मैंने, 31 अक्टूबर 2019 से पहले जब कोई एक्ट बनते थे, तो वो जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, पूरे भारत पर होते थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पर नहीं होते थे। लेकिन जब ये एक्ट आया, कौन सा एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जो कि पास हुआ था 2019 के अंदर। और ये एक्ट नंबर 34 है। ये गलती से मिस टाइपिंग हो गई है, एक्ट नंबर 34 है ये, एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019। जब से जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एनफोर्समेंट में आया, तब से वो सभी एक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, वो भी अब जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होने लग गए। या हम ये कह सकते हैं अब वो कहाँ लागू हो गए, होल ऑफ इंडिया में लागू होने लग गए, पूरे भारतवर्ष के अंदर। वरना पहले पूरे इंडिया में तो थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के थे। लेकिन जब से ये एक्ट आया है, अब आपको इस एक्ट का भी नाम याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा एक्ट था जिसकी वजह से एविडेंस एक्ट या आईपीसी या सीआरपीसी या कोई भी ऐसे अन्य एक्ट जो जम्मू कश्मीर में पहले लागू नहीं होते थे, वो अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू हो रहे हैं। तो वो इस एक्ट का नाम है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसकी आपसे एनफोर्समेंट डेट पूछ लेगा, तो आपको एनफोर्समेंट डेट याद होनी चाहिए, 5 अगस्त 2019 को। हालांकि लागू इस दिन से हुआ था, लेकिन एनफोर्समेंट डेट अगर आपसे पूछी जाएगी तो आपको ये याद रखनी है, ये बात ध्यान रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एविडेंस के बारे में कि एविडेंस एक्चुअली में है क्या। ये तो अभी हमने सिर्फ एक मोटा मोटी वो बात जान ली कि जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू में आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब हम जान लेते हैं कि एविडेंस एक्चुअली में है क्या। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे आपको नोट्स फॉर्म में भी दे रखा है। अगर आपने इसको भी कर लिया तो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल सब कुछ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हो, ऊपर वाली हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, एविडेंस वर्ड डिराइव्ड, कहाँ से आया है वो हम देख लेते हैं, फिर हमें समझ में भी आ जाएगी, कोई बट दिक्कत वाली बात है नहीं। एविडेंस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम लैटिन टर्म, कहाँ से है, ये एक लैटिन टर्म है, ये एक लैटिन टर्म है।
टर्म का नाम क्या है? एविडेंशिया है। इसका मतलब क्या होता है? टू डिस्कवर क्लियरली। तो यहाँ तक कि आपको एक छोटी सी बात समझ में आ गई होगी, ये जो एविडेंस वर्ड आया है ये कहाँ से इसका ओरिजिन है? इसका ओरिजिन है लैटिन टर्म से, जो, और ये एक्चुअल वर्ड क्या था? एविडेंशिया था। और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? एक मिनट। एविडेंशिया इसका एक्चुअल वर्ड था, और इसका मतलब क्या था कि टू डिस्कवर क्लियरली, मतलब किसी भी, जो भी हमारे पास फैक्ट आए हैं उसके बारे में पूर्णतः जानकारी हमें प्राप्त हो, उसके बारे में हम एक एक चीज जान जाएं, वही है एविडेंस। आगे देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आपका ये उठेगा कि सर ये जो एविडेंस है इसकी कोई डेफिनेशन भी है क्या? तो हाँ सर, आपकी इसको आपकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 3 के अंदर, डिफाइंड इन सेक्शन 3। अब ये सेक्शन 3 मैं तब बताऊंगा जब हम आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कहाँ दे रखा है, सेक्शन 3 में डिफाइन दे रखा है। लेकिन इसके अंदर भी एक लोचा है। लोचा क्या है? जो डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 3 के अंदर वो अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है। क्योंकि जब आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, क्या? टू कंसोलिडेट, टू अमेंड, टू डिफाइन। मतलब समय आने पर इसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है, समय आने पर इसकी डेफिनेशन में भी कुछ सुधार हो सकता है, और समय आने पर इसमें कंसोलिडेट भी हो सकता है। मतलब ये है कि ये अपने आप में पूर्णतः संपूर्ण नहीं है, इसमें अकॉर्डिंग टू टाइम चेंजेस भी किए जा सकते हैं। ये बात समझ में आती है? ये बात देख लेते हैं। दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। ये आपसे प्री में पूछ सकता है कि क्या ये एक्ट अपने आप में एग्जॉस्टिव नेचर का है या नहीं है, तो हमारा आंसर होगा नो। बट इफ देयर इज एक्सप्रेस प्रोविजन इन दिस एक्ट, अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन है इस एक्ट के अंदर, द कोर्ट हैव टू फॉलो इट, तो उस समय पर कोर्ट को उसी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा जो एविडेंस एक्ट में है। और अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है तो उस टाइम पर क्या करना पड़ेगा? कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? जो उस जगह का कानून है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए इस एक्ट को हम क्या बोलते हैं? लेक्स फोरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बात आप ये भी लिख लें, दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज लेक्स फोरी। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ लैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया या तो आप हमें कोई स्पेसिफिक कानून दे दो, और अगर मान लो आपने कानून नहीं दिया तो जो उस स्थान के, जो उस जगह के कस्टम चलते आ रहे हैं, जो उस जगह के कानून चलते आ रहे हैं, जो उस जगह की प्रथा चलती आ रही है, तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये बात समझ में आती है? अब आ जाते हैं, अभी हमने पढ़ा लेक्स फोरी, अब हम देख लेते हैं लेक्स फोरी और एविडेंस एक्ट में आपस में क्या संबंध है। और ये मैं आपको क्वेश्चन वो सभी बता रहा हूं जो आपके एक पेपर में आने की संभावनाएं बनती है। अब हम ये देख लेते हैं कि लेक्स फोरी का और एविडेंस एक्ट का आपस में इन दोनों का क्या संबंध है। लेक्स फोरी, लेक्स फोरी एंड एविडेंस एक्ट देख लेते हैं। द लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोरी विच गवर्न्स द कोर्ट बाय फॉलोइंग। अब ये कोर्ट को किस तरीके से करेगी? कोर्ट इससे क्या, लेक्स फोरी का और कोर्ट का इसमें संबंध क्या है आपस में, ये हम देख लेते हैं एक बारी। अब लेक्स फोरी को देखने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ फैक्टर्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं।
पहला फैक्टर, वेदर अ विटनेस इज कंपिटेंट और नॉट। जो गवाह आया है उस केस के अंदर वो सक्षम है या नहीं है। अब उसकी सक्षमता को देखने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, मैंने आपको बताया था विटनेस के बारे में। विटनेस के बारे में मैं बताया था, चैप्टर 9 दे रखा है, 118 से 134 तक दे रखा है प्रोविजन। इसको हम एक बार यहाँ लिख लेते थे, चैप्टर 9 लिख लेते हैं, ताकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको याद रहे कि मैंने ऐसा कुछ बताया था। चैप्टर 9 बता रखा है। अब विटनेस क्या, भैया जो वो विटनेस देने आया है वो उस टाइम पर वो गवाही देने के योग्य भी है, नशे में तो नहीं है, डराया धमकाया तो नहीं है, पागल तो नहीं है, माइनर तो नहीं है। चलो माइनर की एक बारी को विटनेस ले भी जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या वो उसकी वो उसको देने के लिए योग्य है, ये सब बातें देखी जाएंगी। और ये सब हम जब चैप्टर 9 पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमें क्या देखना है, वेदर अ सर्टेन फैक्ट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव इन राइटिंग और नॉट। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई भी आके बोल जाएगा कि हाँ जी मैंने इसको देखा था, इसने वो काम किया था, और कोर्ट अंधा विश्वास कर लेगी, नहीं करेगी। और कोर्ट कब तक विश्वास नहीं करेगी, जब तक उसके पास पूरे तरीके से सबूत ना आ जाए। ऐसा तो कोई भी किसी को फंसाने के लिए कुछ भी भूल जाएगा, ये बात भी देखी जाएगी। अगला, वेदर अ सर्टेन एविडेंस प्रूव एज अ फैक्ट और नॉट। जो साक्ष्य भी दिए गए हैं क्या उनको भी प्रूव करना है, क्या वो भी प्रूव किए जा सकते हैं, ये इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। ऑल ऑफ दीज फैक्टर आर डिटरमाइंड बाय लॉ ऑफ कंट्री। ये सभी, इन सभी फैक्टरों को हमें बारीकी से देखना पड़ेगा। और ये जो बात है कि एविडेंस एक्ट लेक्स फोरी, ये जो बात हुई थी ये इस केस से डिसाइड थी, और ये आपका केस इंपॉर्टेंट है। केस का नाम क्या है, बेन वर्सेस वाइट रेवन एंड फर्नेस जंक्शन 1850, ये इस केस का नाम है। इस केस में हेल्ड हुआ था, लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोरी विच गवर्न्स द कोर्ट। आपसे पूछ लेगा कि लॉ ऑफ एविडेंस इज द लेक्स फोरी ये कौन से केस में हेल्ड हुआ था, तो केस का नाम आपको याद रहना चाहिए। केस का नाम है आपका बेन वर्सेस वाइट रेवन। क्या नाम है, बेन वर्सेस वाइट रेवन। केस का नाम है बेन वर्सेस वाइट रेवन। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं इस एक्ट के प्रोविजन, कौन से एक्ट के, एविडेंस एक्ट के प्रोविजन हमें और कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं। बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, ये वाले क्वेश्चन आपके प्री में आ रखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सीपीसी में इसके प्रोविजन मिल सकते हैं, सीआरपीसी में मिल सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 291 से 292 तक। सीपीसी में कहाँ से कहाँ तक, ऑर्डर 26। रजिस्ट्रेशन एक्ट में मिल सकते हैं इसके प्रोविजन। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मिल सकते हैं 59 एंड 123 के अंदर। और लिमिटेशन एक्ट के अंदर मिल सकते हैं 19 और 20 के अंदर। ये सारे पॉइंट मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट फॉर प्री, ये बात याद रहेगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एविडेंस एक्ट इज प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंशियल लॉ। क्वेश्चन ये उठता है कि एविडेंस एक्ट किस तरीके का लॉ है। अब आपको पता होगा तो लॉ होते हैं हमारे दो तरीके के, एक होता है सब्सटेंटिव और एक होता है प्रोसीजरल। एक होता है हमारा सब्सटेंटिव और एक हमारा होता है प्रोसीजरल।
सब्सटेंटिव में क्या होता है, किसी पार्टीज के राइट के बारे में होता है, बताया जाता है, और अगर उसका वायलेशन हो गया तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी। लेकिन अगर हम बात करें प्रोसीजरल की, भैया इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, वो बताया जाएगा प्रोसीजर के अंदर, ऑल प्रोसेस। अब अगर हम बात करें एविडेंस एक्ट की, तो ये सब्सटेंटिव भी है और ये प्रोसीजरल भी है, तो मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव लॉ बोलते हैं, एडजेक्टिव। बेसिकली एविडेंस एक्ट इज अ प्रोसीजरल लॉ बट डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल इज सब्सटेंटिव इन नेचर। वैसे तो ये प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट सब्सटेंटिव नेचर भी है। तो जब ये सब्सटेंटिव और ये प्रोसीजरल दोनों मिलते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं एडजेक्टिव। ये बात ध्यान रहेगी। अभी तक हमने इसका सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन किया है, अभी हम सेक्शन के अंदर नहीं घुसे हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा, इजी लग रहा होगा, कोई इसमें इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही करते हैं। कल वाले सेशन के अंदर हम सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक केयर।